हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं व्यापारिक फसलों में रबर की। हमारा टॉपिक है रबर। रबर जो फसल है व्यापारिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है रबर की। हम बात करें जो रबर है ये एक वृक्ष होता है, वृक्ष के दूध से बनाई जाती है। जो वृक्ष है उसमें दूध होता है, उससे ये रबर बनता है। ये वृक्ष जो होते हैं ये वृक्ष भूमध्य सागरीय जो सदाबहार वन है उनमें इनको माना जाता है। वहीं का ये मूल निवासी पौधा है। कहाँ का? भूमध्य सागरीय सदाबहार वन। भूमध्य सागरीय सदाबहार वन का मूल निवासी पौधा है। सबसे पहले रबर के पौधे को या रबर के वृक्ष को हम बात करें तो अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी का बेसिन है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पर ये जो रबर का वृक्ष है ये जंगली रूप में उगता था। कैसे उगता था? जंगली रूप में। और वहाँ से ही यह इंग्लैंड के जो निवासी थे, जो कि पहले अधिकार क्षेत्र रखते थे, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया पे अधिकार क्षेत्र इंग्लैंड वाले क्षेत्रों का था, ब्रिटिशों का था, तो उनके द्वारा दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन बेसिन है वहाँ से इसको उठा करके और कहाँ लगाया गया या कहाँ लाया गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया में यहाँ पर लाया गया। 500 BC जो समय था उस समय जो ये रबर है, इस रबर का जो प्रयोग होता था, जो पेंसिल को मिटाने के लिए, जो पेंसिल के निशान होते हैं उस निशान को मिटाने के लिए इसको काम में लिया जाता था। लगभग 80 साल तक, 80 वर्ष तक इसका यही प्रयोग चलता रहा। लेकिन 18वीं शताब्दी में आते आते इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग, इसका नया प्रयोग शुरू हो जाता है। ये जैसे हम बात करें आज ये है जो रबर की जो वृक्ष है या रबर है, ये महत्वपूर्ण व्यावसायिक या व्यापारिक जो फसल है उसके अंदर मुख्य रूप से इसको महत्वपूर्ण रूप में माना जाने लगा है, जो कि विभिन्न कार्यों में हम कह सकते हैं इसका जो यूज होता है। जैसे हम कहें मोटर गाड़ी है, मोटर के जो ट्यूब होती हैं, टायर होते हैं, वो रबर के बनाए जाते हैं, ये बनते हैं इससे, ठीक है। और या कह सकते हैं कि वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं वो भी रबर से बनाए जाते हैं, या यूँ कहें कि इसके अंदर जूते भी बनते हैं, या विभिन्न प्रकार के कोई और भी सामान, मानव दैनिक उपयोग में आने वाले जितने भी सामान हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं, यानी इसमें ये काम में आता है, ठीक है। फिर हम कहें कि रबर का जो पेड़ है इससे दूध निकालने का जो योग्यता होती है या जो योग्य होता है जो वृक्ष, वो 7 साल में होता है। 7 साल का होने के बाद में उसमें दूध आना स्टार्ट होता है, ठीक है। जो पेड़ों के बागान लगते हैं वो बागान पंक्तियों के रूप में 4 से 5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, ठीक है। 1 एकड़ में हम कहें तो 1 एकड़ में औसतन रूप में 500 से 1000 लीटर ये वार्षिक जो दूध है, रबर का दूध है, वो एकत्र किया जा सकता है, यानी इकट्ठा किया जा सकता है। और जो दूध इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है जहाँ पर इससे रबर बनाया जा सके, ठीक है। ये बात हो गई इसकी सामान्य जानकारी की, रबर की सामान्य जानकारी। फिर हम कहते हैं प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर। प्रादेशिक विभिन्नता का मतलब प्रदेश की विभिन्नता, यानी प्रदेशों की विभिन्नता। जैसे हम भारत की बात करें ये अलग प्रदेश है, जैसे अफ्रीका देशों की बात करें तो वो अलग प्रदेश हो गए। अब मैं दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील की बात करें वो अलग प्रदेश हो गए। तो इन प्रदेशों की विभिन्नता के आधार पर इनकी जो मुख्य जातियाँ हैं वो 4 प्रकार की मानी गई हैं, यानी 4 प्रकार की जातियां रबर की मानी जाती हैं। सबसे पहले हम इसकी जो प्रजातियां हैं रबर की मुख्य जातियां 4 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 4। पहले क्रम में हम बात करें यहाँ पर 1 नंबर पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हैविया रबर, या यूँ कह सकते हैं इसको ब्राज़ील का पारा रबर। कौन सा रबर? पारा रबर। समझ गए बात? एक तो कौन से है इसकी मुख्य जाति? हैविया या ब्राज़ील का पारा रबर, ठीक है। दूसरी हम इसकी जाति की बात करें तो दूसरी जाति है मध्य अमेरिका की
कैस्टिलोवा या मैक्सिको कैरेबियन रबर, या तो इसकी दूसरी जाति है, इसको कह सकते हो मध्य अमेरिका की कैस्टिलोवा, या कह सकते हो इसको मैक्सिको या कैरेबियन रबर। ठीक है। तीसरी मुख्य जाति है इसकी, तीसरी मुख्य जो जाति है रबर की वो है अफ्रीकी। कौन सी है? अफ्रीकी। यहाँ पे लैंडोलिफिया, ये जाति है वो अफ्रीकी जाति है। कौन सी है? यहाँ पे अफ्रीकी लैंडोलिफिया रबर। और चौथी जो जाति है इस रबर की वो है भारतीय में कौन सी? आसामी भारतीय रबर या फाइकस, इसको क्या बोलते हैं? फाइकस रबर। इनको आप ध्यान में रखोगे। ये चार जातियाँ किसकी हैं? रबर की है। कौन कौन सी हैं रबर की चार जातियाँ? रबर की चार जातियाँ होती हैं, एक तो हैविया या ब्राज़ील का पारा रबर, ठीक है। दूसरी है मध्य अमेरिका की कैस्टिलोवा या मैक्सिको कैरेबियन रबर। तीसरी जाति इसकी अफ्रीकी लैंडोलिफिया रबर। और चौथी है भारतीय आसामी रबर बोल सकते हैं, या भारतीय फाइकस रबर। ये जो चार प्रकार की जातियाँ होती है मुख्य रूप से जो जातियाँ मानी जाती है। इनमें ब्राज़ील का जो ब्राज़ील का पारा रबर है या हैविया जो जाति है इसकी मुख्य जाति है वो सर्वोत्तम जाति मानी जाती है। यानी अधिकांश देशों में इसी प्रकार की जाति के वृक्ष उगाए जाते हैं रबर के, ठीक है। कौन से? हैविया जाति की। तो अधिकांश देशों में किस प्रकार के रबर का उत्पादन होता है? हैविया या ब्राज़ील का पारा रबर, इसका ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं रबर के भौगोलिक दशाएं, इसके उपज की, यानी इसके जो वृक्ष है इसके उपज के लिए यहाँ पे जो भौगोलिक दशाएं विद्यमान हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारा टॉपिक होगा भौगोलिक दशाएं। इसके अंदर हम देखेंगे एक तो तापमान, क्या देखेंगे? तापमान, ठीक है। भौगोलिक दशाओं की अगर हम बात करें तो इसको उष्णाद्र प्रकार की जलवायु चाहिए। सबसे पहली बात उष्णाद्र जलवायु, यानी जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए और अधिक वर्षा होनी चाहिए, अधिक वर्षा। ऐसी जलवायु तो कहाँ मिलेगी? भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलेगी। और इसका जो हम बात करें तो ये जो रबर है, ऐसी जो जलवायु की आवश्यकता इसको पड़ती है, ऐसी जलवायु हमें मिलेगी कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जैसे हम बात कर सकते हैं विश्व के संदर्भ में दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है, एक तो वो है भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र, ठीक है। और क्षेत्र बात करें तो अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ठीक है। ऐसे इन क्षेत्रों में यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पे हम अगर इसको मैप के द्वारा भी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इनको। ये विश्व का जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। ये रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर यहाँ पर जो पवनें आती हैं वो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवन, इन पवनों के कारण इस विषुवत रेखीय क्षेत्र पर प्रतिदिन वर्षा होती है। तापमान, सूर्य की किरणें हमें साल भर यहाँ इस क्षेत्र पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है और यहाँ पे वर्षा भी प्रतिदिन होती है। तो इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र हैं, जैसे ये दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर ये देश आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया देश आता है, मलेशिया आता है यहाँ पे, और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये जो क्षेत्र आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, ठीक है।
यानी ये जो भाग है एशिया का, ये भाग जो फिलीपींस द्वीप समूह है, ये सारे के सारे एशिया का दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु है, कैसी, गर्म और अधिक वर्षा वाली, यानी उष्णाद्र प्रकार की जलवायु कहाँ पर है, इस क्षेत्र में है। तो आप इसमें ध्यान में रखोगे, एक तो इसका ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा इस रबर का उत्पादन होता है। एक जो अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है, इस अफ्रीका वाला क्षेत्र, इसके अंदर भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर गर्म और उष्णाद्र प्रकार यानी आर्द्रता लिए हुए इस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, एक क्षेत्र यहाँ पे ये ब्राज़ील है, यहाँ पर ये जो देश है ये कौन सा है, ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश है। तो इसमें अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन में इस प्रकार के जो वृक्ष लगाए गए हैं रबर के, प्राकृतिक रबर के जो वृक्ष होते हैं व्यापारिक फसल के रूप में जो बागान लगते हैं इसके, तो उस दृष्टि से हम इनके क्षेत्र देख सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो गए, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे अफ्रीका क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर ये जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र हो गया दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, इनमें यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अनुकूल जलवायु कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर रबर के जो वृक्ष होते हैं वो अच्छी फसल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तापमान की बात करते हैं, रबर का तापमान औसत रूप में इसको अधिक ही तापमान की आवश्यकता होती है, तापमान तो अधिक चाहिए इसको। ठीक है, अधिक भी कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इतने तापमान, औसत तापमान की आवश्यकता होती है। औसतन तापमान क्या होता है, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आवश्यकता होती है रबर को तापमान की। अगर हम बात करें इससे कम तापमान, इससे अगर कम तापमान की बात करें तो किसी भी महीने में अगर 21 डिग्री से कम तापमान है तो वहाँ पे रबर के वृक्ष यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। तो 21 डिग्री से कम तापमान इसको नहीं चाहिए। तो ये बात भी आप इसको ध्यान में रखना, किसी भी महीने में, यूँ लिख सकते हो, किसी भी महीने में 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो तापमान के रूप में हम देख सकते हैं इसको ऊंचा ही तापमान चाहिए, यानी अधिक तापमान की इसको आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से 30 डिग्री तापमान की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं वर्षा की। वर्षा इस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, वर्षा क्या होती है, इस क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो इसको सामान्य सी बात है, वर्षा की अधिक मात्रा इसको आवश्यकता होती है। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो वर्षा की मात्रा इसको अधिक की आवश्यकता होती है, अधिक चाहिए, और वो भी कैसे, समान रूप में होनी चाहिए, समान रूप में। और हाँ, समान रूप में इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा होती है। सुबह के समय जब ये पवनें आती हैं, आपस में टकराती हैं और सामान्य रूप में ऊपर की ओर उठ चली जाती हैं, ऊपर जाकर के यहाँ पे संघनित होकर के प्रतिदिन 2 से 4 बजे समान रूप में यहाँ पे शाम को 2 से 4 बजे यहाँ वर्षा हो जाती है इन क्षेत्रों में। तो यहाँ प्रतिदिन यानी समान रूप से वर्षा होती रहती है। इसको वर्षा की जो आवश्यकता होती है उसकी मात्रा है यहाँ पे 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसको प्रतिवर्ष कितने वर्षा की मात्रा चाहिए, इसको 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो इतनी वर्षा इसको आवश्यकता होती है। और ऐसी वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र ही है। यहाँ पे आप कांगो बेसिन मान सकते हो, यहाँ पे आप अमेजन बेसिन मान सकते हो, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग मान सकते हो। इन क्षेत्रों में व्यापारिक दृष्टि से इस फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी इसके वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि एक बागान के रूप में पंक्तियों में लगते हैं, एक बागान में पंक्तियों के रूप में लगते हैं, जिसके मध्य भी दूरी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में 4 से 5 मीटर की दूरी देखने को मिलती है, यानी इतनी दूरी पर इन वृक्षों को लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा के रूप में हमने इसको देख लिया। तीसरी बात करते हैं इसमें धरातल एवं भूमि की। तीसरी बात कौन सी करेंगे, धरातल एवं भूमि या मिट्टी बोल सकते हो, धरातल एवं मिट्टी। धरातल एवं मिट्टी। धरातल की बात यूँ करें तो इसमें समतल धरातल इसको बहुत ज़रूरी है।
समतल धरातल होना चाहिए, सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए। दो बात है, एक तो होता है समतल, ये भी होना चाहिए, और सुप्रवाहित भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सुप्रवाहित का मतलब ये होता है कि वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर इकट्ठा होगा तो वो भूमि दलदली होगी, और दलदली भूमि इसके विकास में बाधा डालती है। जो रबर का वृक्ष है इसके विकास में क्या कर डालेगी? दलदली भूमि बाधा डालेगी, और जिसके कारण ये जो पेड़ है, इसका जो रबर का वृक्ष है, जिसके कारण दलदली भूमि होने के कारण इसमें बीमारी लग जाती है। इस वृक्ष में कीड़े लग जाते हैं, बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो वृक्ष है वो नष्ट हो जाता है। दूसरी कठिनाई ये होती है दलदली भूमि से, यानी इसके अंदर जो दूध होता है उस दूध का संचय करने में भी कठिनाई होती है। उसका जो दूध प्राप्त करते हैं, इस पेड़ से जो दूध प्राप्त किया जाता है, वो दूध भी यहाँ पे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो दलदली भूमि होती है, तो आने जाने में वहाँ पे दिक्कतें आती है। तो ये जो दलदली भूमि है वो इसमें बाधा ही डालती है। ठीक है। इसके अंदर जो उपजाऊ भूमि है, गहरी उपजाऊ भूमि जो होगी, गहरी मिट्टी के रूप में, भूमि के रूप में हम बात करें, गहरी जो उपजाऊ भूमि है वो भी इसके लिए उपयुक्त होती है। यूँ कह सकते हो मिट्टी कैसी चाहिए इसको? लावायुक्त मिट्टी चाहिए। गहरी का मतलब लावायुक्त मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इसके लिए। जो लावायुक्त मिट्टी होती है वो उस वृक्ष के लिए या इस रबर के पेड़ के लिए हम बात करें तो वहाँ पे सबसे अनुकूल दशा यहाँ पे विकसित करती है। ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं कि इसका जो पेड़ है, इस वृक्ष को भी यहाँ पे जो खाद है उसकी आवश्यकता होती है, तो खाद देना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो भौगोलिक दशाओं के अंदर बात करें हम, तो यहाँ पे सस्ता श्रम की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? सस्ता श्रम। सस्ता श्रम की ऐसी बात है कि इसके अंदर सस्ता श्रम बहुत ज़रूरी है। इस फसल के लिए बहुत ही विशेष रूप से सस्ता श्रम चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें तो बागान जो है वो बागान लगाने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है, उसका जो पोषण कार्य है उसको करने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है, या दूध को इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पे श्रम की आवश्यकता होती है। तो इस फसल को सस्ता श्रमिक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये भौगोलिक कंडीशन है, इसके लिए भौगोलिक दशाएं हैं। इसके लिए जब से हम बात करें, हमने क्या बात की? इसके लिए तापमान चाहिए, तापमान इसमें ऊंचा चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हम वर्षा की करते हैं तो वर्षा भी इसको अधिक चाहिए, यानी गर्म भी मौसम चाहिए इसको और वर्षा भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी कंडीशन भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो होगी वो 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इससे यहाँ इसको प्राप्त होती है। तो ये वृक्ष अधिक वृद्धि करता है। ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं समतल भूमि और सुप्रवाहित इसको भूमि की आवश्यकता होती है। गहरी और लवणयुक्त जो मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है इसके वृक्ष के लिए, और दलदली भूमि इसको बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि दलदली भूमि के अंदर इसकी जो विकास कार्य है वो रुक जाता है, या तो इसमें कोई बीमारी वगैरह लग जाती है, या इसका जो दूध इकट्ठा करते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे दलदली भूमि इसको ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में हम चौथी बात की सस्ते श्रमिकों की। सस्ता श्रमिक इस फसल के लिए जो बागान लगाते हैं या उसका पोषण कार्य करते हैं या उससे दूध प्राप्त करते हैं, तो इन सब के लिए यहाँ पे सस्ता श्रमिक की बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता होती है। ये बात हो गई इसकी भौगोलिक दशाओं में। जातियों की बात क्या की, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जातियाँ एक तो हेविया जाति है जो कि कहाँ पर है? ब्राज़ील में, और ब्राज़ील का पारा रबर भी इसको बोलते हैं हेविया को। दूसरी जो जाति है इसकी वो मध्य अमेरिका में है, जो कैस्टिलोआ जो प्रकार की जाति है, जो मेक्सिको और कैरिबियन सागर के अंदर यहाँ पे है। ठीक है। मेक्सिको कैरिबियन रबर भी इसको कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो अफ्रीका की जो जाति है, मुख्य जाति है रबर की, वो है लैंडोलेफिया। इसके अंदर ये रबर है, ये अफ्रीकी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और चौथी है भारतीय आसामी रबर, जिसको क्या कहते हैं? इसको फाइकस प्रकार का रबर है। यहाँ पे ये चार प्रमुख जातियाँ, जिनमें सबसे ज़्यादा अधिकांश देशों में कौन सी उगाई जाती है? हेविया प्रकार की, या ब्राज़ील का पारा रबर। ये जो जाति होती है ये मुख्य जाति है, सर्वोत्तम जाति मानी जाती है ये रबर की। ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी इसकी भौगोलिक कंडीशन की। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्व उत्पादन इसका। क्या बात करेंगे? विश्व में उत्पादन, रबर का विश्व उत्पादन। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे
विश्व उत्पादन की दृष्टि से तो यूँ कहते हैं कि विश्व में जो 90% रबर है वो प्राकृतिक रबर, ये जो नेचुरल एक तो रबर होता है वो बनाया जाता है, वो कृत्रिम होता है। ये जो वृक्षों से हमें दूध प्राप्त होता है, इससे जो रबर बनता है वो प्राकृतिक रबर होता है। कैसा रबर होगा? प्राकृतिक रबर। तो हम कहते हैं कि विश्व में 90% जो रबर है वो प्राकृतिक रबर दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग से प्राप्त होता है। या दक्षिण पूर्वी एशिया में जो मलेशिया देश है, यूँ कह सकते हैं, या इसमें इंडोनेशिया देश है, थाईलैंड है, भारत है, चीन है, श्रीलंका है, वियतनाम है, फिलीपींस है। ये जो देश हैं यहाँ पर इसके जो क्षेत्र है यहाँ पर 90%, विश्व का 90% यहाँ से रबर प्राप्त होता है, जिसमें यहाँ पे 90% में अफ्रीकी देश लाइबेरिया और नाइजीरिया जो देश है या कांगो जो देश है उससे प्राप्त होता है। अगर अन्य देशों की बात करें हम, अन्य देश जो हैं जहाँ पर अलग यहाँ पे 10% रबर की बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील वाला जो भाग है, दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील वाला भाग है यहाँ पे बागान लगाए जाते हैं, जिससे भी काफ़ी मात्रा में हमें यहाँ रबर उत्पन्न देखने को मिलता है। अब रबर का उत्पादन किया जाता है। अगर प्रति एकड़ उपज की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यानी सर्वोच्च रूप से प्रति एकड़ उपज में मलेशिया जो देश है वो सर्वोच्च है। कौन सा देश है? मलेशिया। जो ये लटका हुआ भाग है मलका प्रायद्वीप वाला, ये जो देश है मलेशिया वाला, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये तो इंडोनेशिया के, ठीक है, ये लटका हुआ भाग है ये मलेशिया का है। तो इस मलेशिया को हम बात करें तो प्रति एकड़ उपज में सर्वोच्च स्थान किसका है? मलेशिया का है, ठीक है। और वैसे क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इस क्षेत्र में ऐसी अनुकूल दशा पाई जाती है जिसके कारण रबर के बागान लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम किस किस देशों की बात कर सकते हैं? मलेशिया की बात कर सकते हैं, इंडोनेशिया की बात कर सकते हैं, फिलीपींस की कर सकते हैं, थाईलैंड की कर सकते हैं, वियतनाम है यहाँ पे उसकी कर सकते हैं, श्रीलंका की कर सकते हैं, भारत की कर सकते हैं और चीन की कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्राकृतिक रबर की उत्पादन होता है वो सर्वोच्च होता है, यानी विश्व का 90% रबर का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। यह तो बात हो गई इसके विश्व उत्पादन की। इनमें देशों की बात करें तो हम देशों के रूप में पहले इसका विश्व उत्पादन है वो देख लेते हैं कि कौन से का कितना उत्पादन है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो उत्पादन है वो 2014 के अकॉर्डिंग है, यानी इसका जो उत्पादन होगा वो 1000 मीट्रिक टन में होगा। जो उत्पादन है वो 2014 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक तरफ आ जाएगा इसका देश, एक जगह आ जाएगा उत्पादन, एक तरह आ जाएगा विश्व का प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एक देश है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। और थाईलैंड का जो उत्पादन है वो है यहाँ पे 3348 और उत्पादन है इसका 27.9%। कितना है? 27.9% है। दूसरा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका उत्पादन है 3088 और इसका प्रतिशत है 25.7%। फिर तीसरा देश हम ले रहे हैं मलेशिया को। कौन सा देश है? मलेशिया। और मलेशिया का जो उत्पादन है वो है यहाँ पे 997,000 मीट्रिक टन और इसका उत्पादन 8.3, यानी ये जो उत्पादन है ये उत्पादन किस में है? 1000 मीट्रिक टन में, 1000 मीट्रिक टन, ठीक है। इसके बाद में हम अगला जो देश है भारत की बात कर सकते हैं। अगला देश कौन सा है? भारत है। इसका जो उत्पादन होता है 891 होता है, प्रतिशत 7.4% होता है। फिर हम बात कर सकते हैं वियतनाम की। वियतनाम 790, इसका 1000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जो विश्व का प्रतिशत है 6.6%, ठीक है। फिर हम बात करें चीन की। चीन का जो उत्पादन है वो 660 है और उत्पादन है 5.5। फिर हम बात करें फिलीपींस की। फिलीपींस, इसका जो उत्पादन होता है वो है यहाँ पे 548,000 मीट्रिक टन, जो विश्व का उत्पादन 4.6%, ठीक है। फिलीपींस के बाद में हम बात कर सकते हैं आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट की बात करें तो आइवरी कोस्ट जो है इसका उत्पादन है 411 और प्रतिशत है इसका 3.6%, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया का जो उत्पादन है वो 188 है, जो कि 1.6% है। श्रीलंका की बात कर सकते हैं। श्रीलंका, इसका जो उत्पादन होता है वो 143 होता है, जो 1.2% है, ठीक है। यहाँ पे बात करें कुल की तो यहाँ पे 12,000
मीट्रिक टन ये उत्पादन है और यहाँ पे 100% है। तो ये तो हो गया इसका विश्व के रूप में यहाँ उत्पादन की दृष्टि से, इनको आप नोट कर लेना। इसके बाद में हम बात करें थाईलैंड की, जो प्रथम स्थान रखता है, थाईलैंड जो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो उनकी दृष्टि से हम एक एक देश की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम थाईलैंड की। किसकी बात करेंगे? थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड है कहाँ पर? थाईलैंड यहाँ पर है। ये जो क्षेत्र है थाईलैंड का, ऊपर म्यांमार है, यहाँ पे थाईलैंड है, यहाँ पे बांग्लादेश है और ये भारत है ही, ठीक है। इसके नीचे ये मलेशिया देश है, इस थाईलैंड के नीचे। तो यहाँ पर ये जो देश है थाईलैंड, इसका उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है इसका? प्रथम स्थान, ठीक है। थाईलैंड का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान माना जाता है। किसका माना जाता है? थाईलैंड का, जो कि विश्व में इसका जो उत्पादन होता है वो 1/4 से अधिक होता है। कितना होता है? 1/4 से अधिक। इसका उत्पादन विश्व में कितना होता है? यहाँ पे देखो, 1/4 का मतलब होता है 25% और 25% से ज़्यादा है। कितना है? 27.9%, यानी 1/4 से इसका उत्पादन क्या है? अधिक है, ठीक है। थाईलैंड में जो निर्यात होता है, कुल निर्यात होता है, उसके 15% जो यहाँ पर आय होती है इस थाईलैंड की, वो रबर से ही प्राप्त होती है। कितनी? यानी कुल आय की, थाईलैंड की जो कुल आय है, कुल निर्यात की आय, जैसे मानो 100 रुपये की कोई वस्तु बेची हो तो उसमें से 15 रुपये किसके हैं? इस रबर के हैं। वैसे ही हम बात करें, कुल निर्यात का 15% रबर से ही प्राप्त होता है। किसको? थाईलैंड को। ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकांश जो बागान होते हैं यहाँ थाईलैंड वाले, जो प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ पर, इसका जो प्रायद्वीपीय भाग है वहीं पर होते हैं, जो कि इसके दक्षिणी भाग में है। यानी थाईलैंड का जो प्रायद्वीपीय भाग है, थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है इसका, उसके अंदर से अधिकांश रबर के जो बागान हैं वहीं पर लगाए गए हैं। तो उसको आप ध्यान में रखना। सबसे पहले हमने कौन से देश की बात की? थाईलैंड की। थाईलैंड का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसके कुल उत्पादन का अगर हम बात करें निर्यात में, तो 15% इसके कुल उत्पादन का कहाँ से प्राप्त होता है? रबर से प्राप्त होता है, जो कि विश्व का कितना उत्पादन करता है? 27.9 या 1/4 से अधिक विश्व के उत्पादन का ये उत्पादन करता है, ठीक है। यानी इसका उत्पादन है कितना? विश्व में 3,348,000 मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है थाईलैंड के अंदर। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो गया? थाईलैंड हो गया। दूसरे देश की बात करेंगे हम यहाँ पे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया देश ये है, यहाँ पर ये द्वीपीय देश है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी। ये जो देश हैं ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह, जिसको पूर्वी द्वीप समूह भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।